Hello everyone, good morning. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So let's get started. Let's move to the question number 1. किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? देन केरल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मछुआरों की सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उसके अध्ययन के लिए क्या कि एक समिति का गठन किया है। ठीक, और वो समिति क्या करेगी, एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी कि किन किन तरीकों, कौन से तरीके बेहतर हैं, वो अध्ययन करेगी। बहुत सारे तरीके हैं। और क्या करेगी कि जो बहुत अवैध मछली पकड़ने वाले हैं, जो अनियमित हैं, इन मछुआरों पर रोक भी लगाएगी, उनके ऊपर केस भी करेगी। ठीक है, उनके लिए भी नए नियम कानून बनाए जाएंगे। तो ये हो गया केरल गवर्नमेंट जो अभी न्यूज़ में थी। और अगर केरल की बात हो गई तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, आरिफ मोहम्मद खान है राज्यपाल और पिनराई विजयन जी हैं वहाँ के सीएम। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें 9 हैं। आरएस लिख लेते हैं, लोकसभा की सीटें हो गई। और कुछ जान लीजिए, वहाँ पे लोक नृत्य है कथकली है, मोहिनीअट्टम। कथकली आप जानते होंगे, कथकली, मोहिनीअट्टम, मोहिनी जो भी है, मोहिनीअट्टम हो गया। और वहाँ पे त्यौहार ओणम है कोई केरल का। और वहाँ की अगर उद्यान की बात किया जाए तो पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली और इराविकुलम। पेरियार जो भी है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो ये सब आप याद रखिएगा। एक और है इराविकुलम नेशनल पार्क। और वेम्बानाड वहाँ की एक फेमस झील है, उसका नाम याद रखिएगा। तो ये हो गया स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द केरल। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? तो अपना ये है जापान। जापान भारत के लिए बहुत सारे पैसे अभी रिसेंटली देने की घोषणा की है। ठीक है, ये हमें बहुत उसका थैंकफुल होना चाहिए, मतलब जापान गवर्नमेंट का, जो कि भारत के लिए बहुत सारी सहायता प्रोवाइड करे। अब $10 मिलियन का सहायता किसके लिए? कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए। कोल्ड चेन सुविधाएं क्या हैं? जैसे जो भी वैक्सीन लग रही है तो अब इनको एक नियमित एक टेम्परेचर पे ही, एक सीमित टेम्परेचर पे रखा जाएगा, तभी ये वैक्सीन काफ़ी दिनों तक चलेगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। ख़राब होने का मतलब है कि ये वैक्सीन जो है, जो बॉडी में जो सुरक्षा जाके प्रोवाइड करने वाली है, वो क्षमता ख़त्म हो जाएगी वैक्सीन की। तो एक नियत टेम्परेचर है, हर वैक्सीन का अलग अलग है। जैसे भारत में जो बनी है उसका अलग टेम्परेचर पे वो सुरक्षित रहेंगी। कम से कम 5-6 महीने इनको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। कौन पैसे प्रोवाइड कर रहा है? जापान कर रहा है। तो इसके बारे में इतना बस जानिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। किस भारतीय संस्था ने कोविड-19 के लिए किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत ₹50 है? तो IIT दिल्ली ने अभी ऐसा किया। तो क्या डेवलप किया है? RAT, रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट अब बहुत दिन से न्यूज़ में है। पहले हुआ करता था RT-PCR। कोरोना की जांच के लिए पहले शुरुआत में एक तरीका अपनाया गया था, उसका नाम था RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन ऐसे करके है। तो इसमें क्या हुआ करता था कि जैसा कि थोड़ा सा मैं RT-PCR के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ के बारे में बॉडी में अगर किसी भी जीव के पूरा अध्ययन करना है, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं? DNA टेस्ट करते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस, किसी भी चीज़ के जीव के बारे में पूरा अगर जानकारी, हर सब कुछ अगर जानकारी लेना है, इनका पेरेंट कौन था, जो कुछ भी था, तो DNA टेस्टिंग होती है। लेकिन जो ये कोरोना वायरस है उसके पास DNA है ही नहीं, वो केवल RNA है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी कैसे पता चलेगी? तो हुआ क्या करता था कि RNA से, देखिए, DNA से RNA में बदला जाना बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और अब क्या किया जाए, जब कोरोना में केवल RNA पाया जाता है तो RNA को DNA में बदला जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया RT और PCR आप इतना याद रखिए। तो ये हुआ करता था RT-PCR, जो कि बहुत समय लगता था। पहले कोई का सैंपल लिया जाता था, फिर उसके RNA को DNA में बदला जाता था, फिर क्या किया जाता था कि फिर उनकी मतलब पता किया जाता था कि क्या उसमें
कोरोना है, कोरोना का लक्षण है, जो कुछ भी है, तो RT-PCR टेस्ट हुआ करता है। लेकिन बाद में ही फिर क्या हुआ कि RAT आ गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है कि आपका ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा, और जो RT-PCR हुआ करता था, आपका जो मतलब बलगम होता है वो लिया जाता था, उसको टेस्ट किया जाता था। अगर उसमें कोरोना हुआ करता था तो RT-PCR से पता चल जाता था कि जो उसमें वायरस पाए जा रहे हैं बलगम में, क्या उसमें जो वायरस हैं, क्या वो मतलब RT-PCR के थ्रू क्या वो कोरोना के हैं, ये पता किया जाता था। लेकिन RAT से क्या होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है, उसमें बलगम लिया जाता था, इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि एंटीबॉडी बॉडी में बन रहे हैं क्या। जब बहुत तेज़ी से एंटीबॉडी बनते रहते हैं बॉडी में, तो ये मान लिया जाता है कि कोरोना है व्यक्ति को, तो इससे पता किया जा सकता है। ये एकदम एक्यूरेट नहीं होता, RAT एक्यूरेट नहीं होता है। और एक समस्या और इसके साथ होती है कि अभी पता चले कि आपको जैसे एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बनने में 3-4 दिन लगते हैं, अभी आपकी बॉडी में कोरोना है लेकिन बहुत तेज़ी से एंटीबॉडी नहीं बन रहे हैं, तो क्योंकि 3-4 दिन बाद एंटीबॉडी बनना चालू हो जाते हैं बहुत तेज़ी से, तो आप टेस्ट करवाए तो आपको कोरोना नेगेटिव आ जाएगा, 4 दिन बाद पता चले कि आपको कोरोना पॉजिटिव है। और क्या होता है कि जब आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनते रहते हैं। जब कोई आपको रोग हुआ रहता है और जब ठीक हो जाते हैं तो कुछ दिनों तक एंटीबॉडी और बनते रहते हैं। तब भी अगर तब उसके बाद चेक कराएं, मान लीजिए आपको कोरोना हो ख़त्म हो गया है, तब भी आपको RAT के थ्रू, रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अरे आपको कोरोना है, जबकि वो ठीक हो गया रहेगा। तो ये एकदम बहुत एक्यूरेट वो नहीं देता है, लेकिन बहुत जल्दी आपको मतलब कुछ इससे रिजल्ट मिल जाता है। तो ये हो गया RAT के बारे में। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेशेर रामला होमो के अवशेष किस देश में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं इजराइल में। इजराइल के जो पुरातत्वविदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, मतलब जो पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने क्या किया कि इजराइल के एक रामला शहर है, कौन है, रामला, ठीक है, शहर में क्या हुआ कि उसके पास एक नई मानव प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव प्रजाति, मानव से उसके गुण मिलते हैं, लेकिन अभी तक जो भी प्रागैतिहासिक काल के जितने भी अध्ययन हुए हैं, अभी तक ज्ञात जो होमोजीनस की प्रजाति है, होमोजीनस के जितने भी हैं जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, कि किसी भी ज्ञात प्रजाति से जो नेशेर रामला होमो के जो अवशेष मिले नहीं मैच करता, मतलब ये होमोजीनस के नहीं है, लेकिन इनके मानव की ये एक प्रजाति है। तो ये पाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करके हो जाएगा कि इसका मतलब होमोसेपियंस जो हम हैं, होमोजीनस की जो कुछ भी है प्रजाति, इसके अलावा भी नेशेर रामला होमो नाम की एक प्रजाति रहा करती थी। तो नाम तो अभी खैर दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। कहाँ पर पाई गई है? इजराइल में पाई गई है। ये माना जा रहा है कि भैया ये 4,20,000 साल पहले से प्रजाति हुआ करती थी, और 1,20,000 साल पहले मतलब भी ये प्रजाति थी, मतलब तब तक के अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद ये हो गई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है IAC का क्या नाम है, जिसने 2022 में कमीशन किया जाएगा, तो उसका नाम है विक्रांत। तो ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम विक्रांत है, जिसे 2022 में क्या किया जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा, मतलब ये शामिल हो जाएगा। तो इस पोत का निर्माण जो किया है कोचीन शिपयार्ड ने किया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। तो ये कोचीन कहाँ है? कोच्चि में भैया, जो केरल में आप जानते होंगे। इसके केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि यह कैरियर आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। भैया आत्मनिर्भर भारत का ये उदाहरण है, ठीक है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। मातृ किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था ने आयोजित किया? तो भैया ये क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या किया है कि जो मोटापा है उस पर रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। तो ये आप याद रखिएगा, मोटापे पर रोकथाम के लिए सम्मेलन किसने किया? नीति आयोग ने किया।
कि जैसे कि इसको अपने नीति आयोग को बोला जाता है भारत का प्रमुख थिंक टैंक है, भैया यही सोचता विचारता और सजेशन देता है गवर्नमेंट को, थिंक नहीं थिंक टैंक है। तो उसने क्या बोला कि भैया ये मूक बीमारी है, साइलेंट एपिडेमिक है, मतलब धीरे धीरे बहुत शोर में नहीं मचाती है लेकिन एक तरह से बीमारी, मोटापा एक तरह की बीमारी है, उसको कम किया जाए भैया। नीति आयोग ने अंततः यही बोला। और नीति आयोग की बात हुई तो 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसको वो करिएगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अभी रिसेंटली नीति आयोग अभी न्यूज़ में थी, एक न्यूज़ थी कि सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया था। सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया था। किसने किया था? नीति आयोग और परिमल फाउंडेशन ने मिलकर अभियान चालू किया था। और उसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, तो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार होते हैं। सीईओ होते हैं अमिताभ कांत हैं इस समय, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड न्यूज़। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते के फ्रेमवर्क ISA की पुष्टि की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते का जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसकी पुष्टि किसने की है? तो डेनमार्क ने की है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो ISA है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में है। ये भारत एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, गुरुग्राम हरियाणा में है, तो आप ये याद रखिएगा। तो क्या हो गया? गुरुग्राम लिख दे रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो दिस इज़ ऑल। अगर ISA के बारे में बात करते हैं तो जो क्या हुआ था 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किया गया था, ठीक है। पेरिस में मतलब फाउंड किया गया। तो भारत ने ये किया था। जितने भी 121 देशों ने इसके मेंबर बने हैं, जहाँ पर जो सनशाइन कंट्री है, मतलब जहाँ पर सूर्य के प्रकाश आता है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA का फुल फॉर्म। तो जहाँ पर सूर्य उगेगा वहीं पर सोलर सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो 121 देश हैं। पेरिस में फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 को। तो ये हो गया ISA से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया, कौन सी प्रजाति पाचन तंत्र से एम्बर ग्रीस नामक अत्यधिक मांग वाला पदार्थ उत्पादित करती है? तो स्पर्म व्हेल का नाम याद करिए, याद रखिए। इसमें होता क्या है कि जो एम्बर ग्रीस नामक जो एक पदार्थ वो निकालती है, वो क्या है कि एक तरह से ठोस मोम की तरह होता है, जो स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र में, इसका जो पाचन तंत्र होता है उसमें उत्पन्न होता है। तो इसे क्या बोला जाता है? तैरता हुआ सोना बोला जाता है, क्योंकि व्हेल कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। तो ये जो इसका निष्कासन जब वो करती है तो समुद्र में वो तैरता रहता है, उसको बोलते हैं तैरता हुआ सोना। अभी मुंबई पुलिस ने लगभग 15 दिनों में 9 kg जो तैरता हुआ सोना प्राप्त किया, इसलिए न्यूज़ में था। तो आप इसका नाम याद रखिए। स्पर्म व्हेल निकालती है, वो कौन सा पदार्थ है? एम्बर ग्रीस, ठीक है। तो ये हो गया। इसका उपयोग कस्तूरी जैसे सुगंध मतलब बनाने के लिए, कुछ पारंपरिक दवाओं को भी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के विराचे नेशनल पार्क में एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवर विशालकाय मंट जैक देखा गया है? तो है कंबोडिया में एक पाया गया, जो कि IUCN द्वारा रेड डेटा लिस्ट में इसको वो कर दिया गया था। इसके बारे में मैंने यहाँ पर दे रखा है कि कंबोडिया में इस नेशनल पार्क में देखा गया, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यह अपने लंबे सींगों के लिए जाना जाता है। यह प्रजाति पहली बार 1994 में पड़ोसी देशों वियतनाम और लाओस के जंगलों में पाई गई थी, ठीक है। तो संकटग्रस्त है IUCN के उसमें लिस्ट में। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय राज्य ने खुद को पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है? द आंसर इज गोवा की अगर बात हुई है तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि
राज्य पिछले 3 वर्षों में एक भी रेबीज का मामला सामने नहीं आया राज्य में, इसलिए इन्होंने क्या किया कि रेबीज मुक्त अपने घोषित कर दिया है। तो गोवा की जान लीजिए, प्रमोद सावंत जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जो भी है, भगत सिंह कोश्यारी जो वहाँ के गवर्नर हैं। और अगर इसकी फॉर्मेशन 1987 में हुई थी गोवा की। और अगर रिसेंट में न्यूज़ में बात किया जाए तो GIFT गिफ्ट एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जो कि नीति आयोग की तरह है, जो क्या करेगी, गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रिसेंटली न्यूज़ में था। और अगर बात की जाए, गोवा गवर्नमेंट अभी छत्रपति शाहू महाराज जी के किले, जो भी किले थे उनके बनाए गए जो कुछ भी थे, उनका जीर्णोद्धार करेगी फिर से। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड just keep learning, keep growing. If you like this video, you can be a part of my channel and you can be a part of my Telegram too. Thank you very much. Have a good day ahead.